आज हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर आधारभूत लेखांकन शब्द यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर को हम शुरू से नहीं करेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि अकाउंट्स में जो जो शब्द यूज़ होते हैं, जैसे कि सेल्स है, परचेज़ है, कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स, इनका अर्थ क्या है, क्या इन्हें कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में, इन सभी शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान से समझना है। इसमें टोटल कितनी टर्मिनोलॉजी, कितने शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट पेज पे देखो कितने नंबर तक अकाउंटिंग 21। नेक्स्ट पेज पे भी होगा 27। इसमें 27 शब्द दिए गए हैं, यानी कि 27 शब्द हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है। मैं इसमें सभी पॉइंट्स आपको नहीं करवाऊंगी, सिर्फ जो मेन से हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है या जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, वही करवाए जाएंगे आपको। बाकी के बारे में आप धीरे धीरे जब अकाउंट्स पढ़ोगे आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें इसमें फर्स्ट सेकंड पहले 4 पॉइंट नहीं करने हैं, डायरेक्ट हम 5th पॉइंट से शुरू करेंगे, जो कि है हमारी कैपिटल से शुरू करेंगे हम 5th पॉइंट से। तो इसीलिए 5th पॉइंट यानी कि पेज नंबर 2.4 आप ओपन कर लीजिए। 5th पॉइंट है हमारा कैपिटल। इससे पहले जो दिया गया है वो आपको जब स्कूल वगैरह खुलेंगे तब करवा देंगे, वैसे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका कोई खास यूज़ इसमें नहीं होता है अकाउंट्स में। तो जो जानना ज़रूरी है वो है सबसे पहले हमारी पूंजी। पूंजी क्या है? पूंजी को इंग्लिश में क्या कहती है? कैपिटल। कैपिटल का एक अर्थ और भी होता है, क्या है भी कैपिटल का एक अर्थ और बताओ? कैपिटल को क्या कहते हैं हिंदी में? राजधानी कहते हैं ना, कहते हैं ना, कैपिटल ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में कैपिटल का अर्थ राजधानी नहीं है, कैपिटल को क्या कहते हैं? पूंजी। क्या पूंजी शब्द पहले कभी सुना है? सुना है ना? क्या अर्थ होता है, किस सेंस में सुना है? पूंजी को क्या कहते हैं? कि उसने इतने रुपए की इतने लाख पूंजी लगा के व्यापार शुरू किया। देखिए पूंजी क्या है? हाँ, जो धन लगाकर व्यवसाय शुरू किया जाता है। तो जो धन व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है उसे हम पूंजी कहते हैं। यह धन नकदी यानी कि कैश, माल या संपत्तियों के रूप में हो सकता है। फर्म का दृष्टिकोण से यह स्वामी के प्रति दायित्व है। देखिए पूंजी क्या है? जब एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है या कोई दुकान खोलता है या कोई रेडी वाला है, तो कोई भी दुकान, कोई भी काम शुरू करता है तो उसको कुछ ना कुछ पूंजी, कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। दुकान खोलने के लिए दुकान को ऐसे थोड़ी खोल के बैठ जाएगा, दुकान किराए पर खोल के बैठ गया, उसमें उसको क्या डालना पड़ेगा? माल भी लेकर आएगा। कपड़े की दुकान खोल है तो वो कपड़ा भी खरीद के लाएगा, ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर भी लेकर आएगा, बिजली के पंखे भी लगवाएगा, पानी का कैंपर भी रखवाएगा, 1-2 सेल्समैन भी रखेगा, तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसको शुरू में कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। जितनी बड़ी दुकान खोल लेगा उतना ही ज़्यादा पूंजी लगाएगा, जितनी छोटी दुकान खोल लेगा उतनी कम पूंजी लगाएगा। तो इस तरह से पूंजी क्या है? पूंजी वो धन है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। उस पूंजी के माध्यम से वो व्यापारी अपना माल खरीदता है, मशीनें खरीदता है, मजदूरों को सैलरी देता है, बिजली का बिल और अन्य खर्चे आदि करता रहता है। तो पूंजी क्या है? सिर्फ आपने इतना ही जानना है। पूंजी वह धन है जो व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है। ऐसा धन क्या है? नगद के रूप में भी हो सकता है, माल के रूप में। जैसे कपड़े का व्यापारी है, अब उसने नगदी 5 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, लेकिन घर में उसकी वाइफ के सूट पड़े हुए थे जो मायके से लेकर आई थी, वो भी उसने दुकान में बेचने के लिए रख लिए, तो वो भी क्या है? पूंजी है, माल के रूप में पूंजी लगाई है। इसी तरह से उसके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था, सोफे वगैरह बैठने के लिए, वो अपनी दुकान में उठा के ले आए ग्राहकों के बैठने के लिए। तो इस तरह से पूंजी उसने किस रूप में लगाई है? संपत्ति के रूप में। तो इस तरह से पूंजी नगदी, माल और संपत्ति के रूप में हो सकती है। उसके बाद है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूंजी हम संपत्तियाँ माइनस नहीं दे रही है, आगे अगले चैप्टर्स में अपने आप समझ में आ जाएंगे। सिर्फ पूंजी का अर्थ जान लेना पर्याप्त है। आहरण क्या है? व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई धनराशि। अब देखिए उसकी दुकान चल रही है, दुकान में उसने शुरू में पैसा लगा दिया, अब उसको क्या है? साल के दौरान उसको अपने बेटे की फ़ीस भरनी है, स्कूल फीस 20,000 रुपये। तो वो क्या करता है? दुकान में जो पैसे थे, दुकान की जो आमदनी थी, उसमें से उसने 20,000 रुपये निकाल के अपने बेटे की फ़ीस भर दी। तो उसने अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस में जो पैसे निकाले हैं उसे क्या कहते हैं? आहरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राइंग्स।
आपने इन शब्दों को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद करना है, क्योंकि इंग्लिश में इनका बार बार ज़्यादा प्रयोग होगा, हिंदी में कम प्रयोग होगा। ठीक है, तो आहरण पर जोर देने की बजाय ड्राइंग्स पर ज़्यादा जोर दे। याद क्या करना है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? जो बिजनेस का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है। उसके बाद है दायित्व यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वह राशि है जो व्यवसाय के अन्य पक्षों को, अन्य पक्ष कौन है? स्वामी को छोड़कर दूसरे पक्षों को हमें देनी है। दायित्व क्या है? जो पैसा बिजनेसमैन ने उधार लेके लगा रखा है। कैसे लगा रखा है? उधार लेके। तो उधार किससे लेगा? बाहर वाले लोगों से लेगा, किसी बैंक से, संस्था से, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से, किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेके पैसा लगाएगा। तो जो पैसा उसने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है वो क्या कहलाता है? दायित्व, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायबिलिटी। समझ में आया? तो फिन एंड मिलर के अनुसार डेफिनेशन की ये दायित्व क्या है? दायित्व देयताएं हैं। देयताएं का मतलब है कि जो पैसा दूसरों को देना है। यह ऐसी राशि है जो लेनदारों को दे हैं। यानी कि हमारे बिजनेस के मालिक ने उधार माल खरीदा हुआ है, हम माल खरीदते ही हैं। एक टाइम हमारे पास पैसे कैश नहीं होता तो हम उधार में भी खरीदते हैं। तो जो पैसा हमने उधार में उठाया हुआ है या लोन लिया है या उधार माल खरीदा है, वो उन लोगों को पैसा हमें वापस करना है, तो उसे ही हम लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे कि कोई फर्म ए, यदि कोई फर्म ए से उधार माल खरीदती है तो ए को देय राशि दायित्व कहलाएगी। यानी कि ए से जो हमने माल खरीदा उसको जो भी पैसा देना है वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। यानी कि इसी प्रकार जब हम बैंक से जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं, यानी कि बैंक में हमारे 10,000 रुपये जमा है लेकिन हमने 15,000 निकलवा लिए, तो उस देय राशि को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट, कि हमने ओवर पैसे निकलवा लिए हैं। इसी तरह से बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं, अनपेड वेजेस हैं। ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये इसी चैप्टर में आगे आएंगे। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स वही होती हैं जिन लोगों से हम उधार में माल खरीदते हैं। उसके बाद है हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं दो प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? वह सभी राशियाँ जो व्यावसायिक संस्थान ने व्यवसाय के स्वामी को देनी है। व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, पूंजी लगाई थी, और जब हमारा व्यवसाय बंद हो जाता है तो वो सारी पूंजी हमें उस व्यवसाय के मालिक को लौटानी पड़ती है। तो इसीलिए इसे हम आंतरिक दायित्व कहते हैं, यानी कि जो पैसा व्यवसाय के स्वामी को देना है, जैसे कि पूंजी तथा संचित लाभ। उसके बाद है बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व क्या है? वह राशि जो संस्था को बाहरी लोगों को देनी है, जैसे कि लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेनदार कौन है? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में से हमने ज़्यादा पैसा निकलवा लिया। बिल्स पेबल यानी कि जो पैसा हमने उधार पे करना है। इसी तरह से लोन आदि, ये सब हमारे क्या हैं? बाह्य दायित्व हैं। उसके बाद दायित्व के दो और प्रकार भी होते हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म का मतलब है दीर्घकालीन दायित्व या नॉन करंट लायबिलिटीज़, गैर चालू दायित्व। ये कैसे हैं? जिनका भुगतान हमें लंबी अवधि के बाद करना है, यानी कि जिनका जो भुगतान है हमें 1 साल बाद करना है, उन्हें हम बोलते हैं गैर चालू दायित्व। और चालू दायित्व किसे कहते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान निकट भविष्य यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही करना है, उसे हम बोलते हैं चालू दायित्व। समझ में आ गया भाई? ये थे हमारे दायित्व। उसके बाद है हमारी संपत्तियाँ। संपत्तियाँ क्या होती हैं? व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिन पर व्यापारी का स्वामित्व होता है। व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है वो क्या कहलाती है? संपत्ति। जैसे कि आपका घर है, आपका घर अपना खुद का है, आपके पास कैश है, आपके पास ट्रैक्टर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, बाइक है, स्कूटी है, ये सब क्या है? ये सब आपकी अपनी है, आपके नाम से है या आपके पापा के नाम से हैं, तो ये सब हमारी क्या है? संपत्तियां हैं। इसी तरह व्यवसाय के पास खुद की ज़मीन है, उसकी मशीनें हैं, उसका माल है, उसके नकदी पैसे हैं, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो ये सब उसकी क्या हैं? संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक है भाई? जैसे कि इसमें बताया गया है नकदी या बैंक शेष, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भूमि तथा भवन, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स वे होती है जिन लोगों को हमने उधार माल बेच रखा है। क्या होती हैं? जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, यानी कि जिनसे हमने पैसे लेने हैं। तो फिन एंड मिलर क्या कहते हैं? संपत्तियों से आशय ऐसे भावी आर्थिक हितों से होता है जिन पर किसी संस्था या व्यक्ति विशेष का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। समझ में आया? संपत्तियाँ क्या है? जिन पर हमारा अधिकार होता है, हमारा स्वामित्व है, हमारा नियंत्रण है।
उसके बाद है संपत्तियों के प्रकार। देखो संपत्तियों की 3 प्रकार हैं भाई, नॉन करंट एसेट्स यानी कि गैर चालू संपत्तियाँ, फिर उसके बाद आती है हमारी हाँ गैर चालू के भी आगे 2 प्रकार हैं, मूर्त और अमूर्त। फिर आती हैं चालू संपत्तियाँ और फिर आती हैं हमारी काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियाँ। ठीक है, तो आज बस हम संपत्तियाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो इसके बाद है हमारा जो सबसे पहले आती है हमारी, वो आती है हमारी गैर चालू संपत्तियाँ। गैर चालू संपत्तियाँ हमारी क्या हैं? इन संपत्तियों को माल का उत्पादन करने अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदा जाता है, न कि विक्रय के लिए। जैसे कि हमारी मशीनरी है, मशीन हम किस लिए खरीदते हैं? माल का उत्पादन करने के लिए खरीदते हैं। और मशीन को हमने लंबी अवधि के लिए खरीदा, ये तो मैंने कि हमने आज मशीन खरीदी और कल बेच दी, लंबी अवधि के लिए खरीदा है, तो इसीलिए इन्हें हम गैर चालू संपत्तियाँ कहते हैं। जैसे कि भूमि और भवन, हमारे पास जो लैंड और बिल्डिंग है, संयंत्र या मशीनरी यानी कि प्लांट या मशीनरी है, कंप्यूटर है, मोटर गाड़ी है, फर्नीचर है, ये सारी हमारी गैर चालू संपत्तियाँ होती हैं। उसके बाद है हमारी इन संपत्तियों के आगे 2 प्रकार हैं। पहली क्या है? मूर्त संपत्तियाँ, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व है, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, कंप्यूटर। और अमूर्त संपत्तियाँ वे होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें देखना और छूना संभव नहीं है। जैसे कि गुडविल क्या होती है? किसी भी फर्म की प्रसिद्धि। जैसे कि हमारी टाटा कंपनी है, बहुत फेमस है, रिलायंस कंपनी है, बहुत फेमस है, तो ये इनकी प्रसिद्धि ही इनकी गुडविल कहती है, जिसके कारण लोग ज़्यादा इनका माल खरीदते हैं, इनके ज़्यादा सेल होती है, इनको ज़्यादा लाभ होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? गुडविल। लेकिन गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, प्रसिद्धि है, किसी की प्रसिद्धि कोई संपत्ति थोड़ी है जो हमें दिखाई देगी। इसी तरह से एकस्व है, एकाधिकार है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर जो मशीनरी डली होती है, एक सॉफ्टवेयर है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है कभी? पता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंतर्गत वो अंदर उसके जो सारे काम होते हैं, जिसके वर्ड पैड है, नोट पैड है, पेंट वगैरह खेलते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर है। तो वो एक अदृश्य संपत्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से गैर चालू संपत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूर्त और अमूर्त। उसके बाद है चालू संपत्तियाँ। अब चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ हैं जो पुनः विक्रय के, जिनको दोबारा बेचने के लिए खरीदा है या जो 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगी। इन संपत्तियों को क्या कहते हैं? शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स या फिर एक्टिव एसेट्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देनदार सदैव देनदार ही नहीं रहती हैं, बल्कि थोड़े समय में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा हुआ है, समझ में आया? जिनको उधार माल बेचा है उनसे हमें पैसा लेना है, तो इसका मतलब वो थोड़े टाइम बाद हमारे क्या, उनको डेटर्स बोलते हैं भाई, जिनको उधार माल बेचते हैं। डेटर DEBTORS, यहाँ पे बी साइलेंट है। डेटर्स की स्पेलिंग में बी साइलेंट होता है। ऊपर भी आया था नाम इसका, आगे भी आएगा भी दोबारा से। तो डेटर्स जो होते हैं वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने उधार माल बेचा हुआ है, तो वो थोड़े समय बाद हमें पैसे दे देते हैं। इसी तरह से हमारा स्टॉक है, हमारा जो माल बचा हुआ है स्टॉक में, वो थोड़े टाइम बाद हमारा बिक जाता है। तो करंट एसेट्स वो होती हैं जो थोड़े समय बाद या 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद है हमारी काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियाँ। तो काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिनको न तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही इनसे हमें कोई भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हमारी संस्था में लॉस हुआ है, हमें लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, तो उस लॉस को हम एसेट साइड में दिखाते हैं। अब लॉस है, क्या लॉस से हमें कोई फ़ायदा होगा? क्या लॉस को हम बेच सकते हैं? नहीं। तो इन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक एसेट, जिन्हें धीरे धीरे हमारे जब फ्यूचर में लाभ होंगे तो उन लाभों में से इस साल के लॉस को पूरा कर लिया जाता है। तो बस इतना ही काफ़ी है भी आज के लिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? कैपिटल पढ़ा है, ड्राइंग्स पढ़ी है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में पढ़ा है। आपने इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और इन सभी की एक एक लाइन, इनका मीनिंग आपने लिखकर मेरे पास सेंड करना है। समझ में आया? वीडियोज़ आप